अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास बेहद ख़ास होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम लोग आज वारदात सीरीज़ को कंप्लीट करने जा रहे हैं। वारदात सीरीज़ को इस लिहाज में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम की डेट जो है नज़दीक आ गई है और अब हम लोग उतनी डिटेल से वारदात सीरीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे जितना अब तक की क्लासेस में हमने देखा है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होने वाला है कि हम लोग इसके कंटेंट में कोई कमी करने वाले हैं या समझाने में कोई कमी रहेगी। वारदात सीरीज एक बार आप लोग जब इन क्लासेस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनसे बाहर कोई सवाल इंशाअल्लाह परीक्षा में ज़रूर नहीं आने वाला है। तो अब हम वारदात सीरीज की जो बाकी बची हुई तमाम टॉपिक हैं, तमाम किस्से हैं, उनको आज की एक ही क्लास में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से यहाँ पर मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी क्लास में साथ बने रहिए ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वारदात सीरीज का अफसाना जिसका नाम है गिल्ली डंडा। जैसा कि हमारा मामूल रहा है कि हम लोग पहले किसी भी किस्सा या कहानी को समझने से पहले उसके किरदारों पर एक बार गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस किस्सा के किरदारों का रोल क्या है। तो इसमें जो पहला किरदार है वो है मुसन्निफ। मुसन्निफ एक थानेदार का बेटा है जो बाद में पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाता है। दूसरा अहम किरदार है इसका जो मुसन्निफ का दोस्त है और जिसका नाम है गया। गया इसका दोस्त है, इसका हमजोली है। ये अनपढ़ रह जाता है और मजदूरी करके अपना घर चलाता है, अपना पेट पालता है। किसी वजह से मुसन्निफ को अपने वालिद के साथ गांव छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। वो वजह ये होती है कि मुसन्निफ के वालिद का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, तबादला हो जाता है। तो मुसन्निफ अपने वालिद के साथ बाहर चले जाते हैं, वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और पढ़ लिख करके वो एक कामयाब इंजीनियर बन जाते हैं। किसी काम के सिलसिले में उनको वापस उसी गांव में आना पड़ता है जहाँ पर उनका बचपन गुजरा था। वहाँ पर वो बेहद खोजबीन करते हैं, अपने दोस्त को, अपने हमजोली को तलाश करते हैं और उसको ढूंढ लेते हैं। आगे की बात हम लोग किस्सा में देखेंगे। तो अब हम इस किस्से की शुरुआत करने जा रहे हैं कि असल किस्सा क्या है। मुसन्निफ कहता है कि मुसन्निफ के मुताबिक मगरबी खेलों के मुकाबला में गिल्ली डंडा ज़्यादा बेहतरीन खेल है क्योंकि इसमें एक तो कम खर्च होता है, कम खर्च वाला है और मज़ेदार खेल है। मुसन्निफ अपने मोहल्ले मुसन्निफ जो है अपने मोहल्ले के एक साथी जिसका नाम होता है गया के साथ घंटों गिल्ली डंडा खेलता रहता है। गया इस खेल का उस्ताद है। हमको ये जानना जरूरी है यहाँ पर कि गिल्ली डंडा में जो दो किरदार हैं मुसन्निफ और गया, इनमें जो गिल्ली डंडा खेल का जो असली उस्ताद है, असली हुनरमंद है, वो है गया, इसका दोस्त, मुसन्निफ का दोस्त। और वो मुसन्निफ को घंटों पढ़ाता रहता है, यानी घंटों तक उसको फील्डिंग करवाता है। आगे देख लेते हैं। मुसन्निफ के वालिद का तबादला होने की वजह से गया का साथ छूट जाता है। दोस्त का नाम है गया और इसका साथ क्यों छूट जाता है? क्योंकि मुसन्निफ के वालिद का कहीं और तबादला हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है और मुसन्निफ पढ़ लिख करके एक अच्छा इंजीनियर बन जाता है। मुसन्निफ क्या बन जाता है? इंजीनियर बन जाता है। और इत्तेफाक से किसी काम के सिलसिले में उसी पुराने गांव में आता है जहां उसका बचपन गुजरा था। मुसन्निफ लोगों से गया का पता मालूम करता है। गया कौन है? गया मुसन्निफ का बचपन का दोस्त है। लोगों से गया का पता मालूम करता है और पता मालूम करके उसे ढूंढ निकालता है। गया अब भी अनपढ़ है। गया कैसा रह गया है? अनपढ़। और मुसन्निफ क्या हो गया है? मुसन्निफ एक इंजीनियर बन गया है। और गया अनपढ़ रह गया है और मजदूरी करता है, यानी मजदूरी करके अपना घर चलाता है। वो एक चमार है। यहाँ पर इस जाति का कोई खास इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं है। इस तरह के सवालात जो जाति सूचक शब्दों को दर्शाते हैं, इस तरह के सवालात परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे। मुसन्निफ अपने
बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए खूब इसरार करके उसे कार में बैठाकर बैठाकर एक खुले मैदान में गिल्ली डंडा खेलने के लिए लाता है। किसको लेकर के आता है? मुसन्निफ काफी वक्त बाद अपने दोस्त गया से मिलता है, जो कि अनपढ़ है और मजदूरी करके अपना पेट पालता है। क्योंकि मुसन्निफ के दिल में अभी अपने दोस्त के लिए वही जगह, वही रिश्ता, वही एहसास होता है, तो वो उसको उसके पास जाता है, अच्छी तरह से मिलता है, मुलाकात करता है और उसको कहता है कि बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए हम लोग फिर से उसी मैदान में चल करके गिल्ली डंडे का खेल खेलते हैं। तो मुसन्निफ उसको अपनी कार में बिठा करके, गया को अपनी कार में बिठा करके ले जाता है और फिर से वही खेल गिल्ली डंडा खेलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। दोनों खेल खेलते हैं। बचपन के बरखिलाफ मुसन्निफ गया को पढ़ाता है। बचपन में हमने देखा था कि गया इस खेल का उस्ताद था, लेकिन अब मुसन्निफ जो है वो गया को बहुत ज़्यादा इस खेल में पढ़ा रहा है और वो खामोशी से पढ़ता भी है, यानी वो खामोशी से फील्डिंग कर रहा है। कोई उसके शरीर में चुस्ती फुर्ती गया मुसन्निफ को नजर नहीं आ रही है। आगे देखते हैं कि गया कई मर्तबा गिल्ली को दबोच नहीं पाता। गया जो है बचपन में जिस फुर्ती के साथ हवा में उछली हुई गिल्ली को कैच कर लिया करता था, दबोच लिया करता था, अब वैसी उस फुर्ती उसमें उसके बदन में नजर नहीं आ रही है। तो गिल्ली को दबोच नहीं पाता और मुसन्निफ कई दफा बेईमानी कर मुसन्निफ के कई दफा बेईमानी करने पर भी वो नाराज नहीं होता। इसके बरखिलाफ ये था कि बचपन में अगर मुसन्निफ इस खेल में थोड़ी बहुत भी बेईमानी करता तो गया उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ा करता था और छोटी छोटी बात पर नाराज होकर चिढ़ जाया करता था। जबकि इसके बरखिलाफ अब क्या हो रहा है? गया इन बेईमानी को, इन चीटिंग को देखते हुए भी मुसन्निफ यानी अपने दोस्त पर, जो इंजीनियर है, उस पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हो रहा है। नाराज नहीं होता, वरना बचपन में वो डंडा लेकर उसके पीछे भाग पड़ता था। मुसन्निफ को ये महसूस होता है कि अब गया में अब वो फुर्ती नहीं रही। काफी देर खेलने के बाद मुसन्निफ और गया गांव लौट जाते हैं। गया मुसन्निफ को बताता है कि कल इसी मैदान में, यानी जिस दिन ये लोग खेल करके रवाना हो रहे हैं, उसके अगले दिन इसी मैदान में गिल्ली डंडे का एक मैच यानी मुकाबला होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन मुसन्निफ मुकाबला देखने के लिए आता है, तो वो ये देखकर हैरतज़दा हो जाता है, यानी उसको बहुत ताज्जुब होता है इस बात को देख करके कि कल जो गया बिल्कुल भी चुस्ती फुर्ती नहीं दिखा रहा था गिल्ली डंडा के गेम में, आज वो किस तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। वही गया जो कल इस से पद रहा था, यानी बहुत ज्यादा फील्डिंग कर रहा था, आज सभी को पदा रहा है, यानी बहुत ज्यादा गिल्ली डंडा के खेल में महारत दिखा रहा है और इसमें गजब की फुर्ती भी नजर आ रही है। कल बिल्कुल भी फुर्ती नजर नहीं आ रही थी जब मुसन्निफ के साथ ये गेम खेला जा रहा था, लेकिन इसके बिल्कुल उलट ये है कि आज गया गजब की फुर्ती दिखा रहा है। वो कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा और अगर कोई जरा सी बेईमानी करे तो उस पर चढ़ जाता है। वो आज भी इस खेल का उस्ताद है, यानी बचपन में भी इस खेल का उस्ताद था गया और आज भी जवानी के दौर में भी इस खेल का उस्ताद है। अब मुसन्निफ को एहसास होता है कि दरअसल इसका राबता और इसका पैसा, ये दो जो चीजें हैं, इसका राबता, इसका ओहदा और इसका पैसा, इन चीजों की वजह से इनकी दोस्ती में दरार आ गई है, दीवार बन गई है। इनकी दोस्ती के बीच में एक दीवार बन गया है। कल गया पद नहीं रहा था बल्कि मुझे खिला रहा था। अब मुसन्निफ को ये बात समझ में आती है कि दरअसल कल गया मुझे जानबूझ करके हराने की बजाय मुझे जिता रहा था, मुझे जीतने दे रहा था, मुझे खिला रहा था। मेरी बेईमानियों को मेरे राबता की वजह से नजरअंदाज कर रहा था। बकौल मुसन्निफ गया अब बड़ा आदमी बन गया था। मुसन्निफ ये कह रहा है कि अब गया पहले वाला बचपन का वो दोस्त नहीं रहा, बल्कि अब बड़ा आदमी बन गया है। इसी के साथ हमारा ये पहला किस्सा
पूरा होता है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एक अगले किस्से, अगले अफसाना की तरफ, जो जिसका नाम है स्वांग। इसका नाम है स्वांग। एक बार इसके किरदारों पर नजर डाल लेते हैं। इसके जो अहम किरदार हैं वो इस तरह से हैं। इसका अहम किरदार है गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह इस अफसाने का मरकजी किरदार है। इसकी बीवी का नाम है श्यामा। श्यामा कौन है? ये गजेंद्र सिंह की बीवी है। अगले किरदार हैं सूबेदार साहब और इनके बेटे। इनका किस तरह से अफसाना में क्या रोल रहा है, इसको हम लोग अफसाना में देखेंगे। अब हम लोग असल किस्सा की तरफ बढ़ते हैं कि असल किस्सा, अफसाना स्वांग में असल किस्सा क्या कहना चाह रहा है। तो असल किस्सा कुछ इस तरह से है कि गजेंद्र सिंह के जो दादा हैं, उनका एक तो है कि उनका नाम भूपेंद्र सिंह है और वो वकील रहे थे। गजेंद्र सिंह के दादा का नाम है भूपेंद्र सिंह और वो वकील रहे हैं। और वो सिर्फ बातों के धनी थे, यानी सिर्फ बातों के धनी थे, अपनी बातों को अमल में नहीं लेकर के आया करते थे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि गजेंद्र सिंह के जो वालिद हैं उनका नाम भी यहाँ पर आया है। उनके वालिद का नाम है नरेंद्र सिंह। उनके वालिद का नाम है नरेंद्र सिंह। लेकिन नरेंद्र सिंह में ये बातों के धनी नहीं थे, इनमें इस तरह का कोई हुनर नहीं था, इसलिए इन्होंने कपड़े की दुकान खोल ली। अभी तक हमने देखा है कि गजेंद्र सिंह के जो दादा हैं जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह, वो पेशे से वकील थे और सिर्फ उनकी सिर्फ बातें ही बातें थी। इसके बाद हमने देखा कि गजेंद्र सिंह जो इस अफसाना के अहम मरकजी किरदार हैं, उनके वालिद का नाम है नरेंद्र सिंह और इनमें बातें बनाने का हुनर नहीं था, इसलिए इन्होंने कपड़े की दुकान खोली और कपड़े का कारोबार शुरू किया। अब हम देखेंगे कि गजेंद्र सिंह ने तो ये भी नहीं किया और ऊपर से कदकाठी भी इनकी छोटी थी। गजेंद्र सिंह ने तो इस तरह का कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया और कदकाठी भी इनकी बेहद ज्यादा छोटी थी, इसलिए ये कहीं से भी अपनी कदकाठी, अपनी शरीर, अपनी बॉडी के हिसाब से कहीं से भी ये देखने में राजपूत नहीं लगते थे। गजेंद्र सिंह शादी के बाद पहली बार जब ससुराल आते हैं, इससे ऊपर हमने इनकी बीवी का नाम देख लिया है जिनका नाम है श्यामा। गजेंद्र सिंह शादी के बाद पहली बार ससुराल आते हैं, ससुराल आए तो साले और ससुर ने उन्हें शिकार पर ले जाने की इल्तिजा की, उनको शिकार पर लेकर के गए। गजेंद्र सिंह को बहुत डर लग रहा था क्योंकि गजेंद्र सिंह ने इससे पहले किसी भी जानवर का शिकार नहीं खेला था, क्योंकि वो जिंदगी में कभी शिकार पर न गए थे और न कभी घोड़े पर बैठे थे, न कभी घुड़सवारी की थी। इसलिए गजेंद्र सिंह को डर लग रहा था। ये केवल नाम के राजपूत थे, इनकी कदकाठी और इनकी बॉडी ढील डाल से ये राजपूत नहीं लगते थे और ना ही इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो किरदार है, उससे ये राजपूतों वाली कोई हरकत इनमें नजर आ रही थी। मगर अपनी इज्जत की खातिर कुछ न बोले, यानी शिकार पर चले गए और घोड़े पर बैठने के बारे में भी इन्होंने कुछ ज्यादा बात नहीं की। साले ने जब इन्हें घोड़े पर सवार होने को कहा तो बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? देखिए, ये किस्सा बेहद मजेदार है, कॉमेडी के तौर पर हमको इसको लेना चाहिए। कि इन्होंने बहाना बनाया कि ससुर पैदल चलें और मैं घोड़े पर, तो ये तहजीब के खिलाफ है। देखो किस तरह से इन्होंने अपनी खामी को खूबी में बदल दिया। ये कह रहे हैं कि मेरे ससुर जो मेरे वालिद के समान है, मेरे लिए उनका दर्जा मेरे वालिद के बराबर है, तो मैं उनको पैदल चलता हुआ छोड़कर मैं कैसे घोड़े पर बैठ सकता हूँ। तो अपनी कमजोरी को अब इन्होंने अपनी ताकत बना लिया और सबके सामने इस तरह से पेश किया कि भाई मैं तहजीब का बड़ा पैरोकार हूँ। क्योंकि ये तो कह नहीं सकते, यानी इनके ससुर तो कह नहीं सकते कि भाई मुझे घोड़े पर बैठना है। उन्हें घोड़े पर बैठने से, और ना ही ये अपने सालों और अपने ससुर जी को ये बात कह सकते थे कि भाई मुझे घोड़े पर बैठने से डर लगता है या मुझे घुड़सवारी करना ही नहीं आता। तो इन्होंने तहजीब की आड़ में घोड़े पर बैठने से इनकार कर दिया, बहाना बना करके घोड़े पर बैठने से इन्होंने इनकार कर दिया।
जब सब चलते चलते थक गए तो एक गुलनार के दरख्त के नीचे आराम की गर्ज से सभी रुक गए, क्योंकि सब पैदल चल रहे थे, घोड़े पर कोई नहीं बैठा था। तो सब चलते चलते जब थक गए तो एक गुलनार के दरख्त के नीचे आराम करने की गर्ज से बैठ जाते हैं। गजेंद्र सिंह ससुर और साले को गुलनार के दरख्त और इसके फूलों की खूबसूरती की तरफ मुतवज्जा करता है। और अपने आप को, खुद को कुदरत का शहदाई बताता है, यानी अपने आप को प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर बताता है कि मैं क्यों, हम लोगों को शिकार नहीं करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको शिकार नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें करता है। और ये सारी बातें इनके ससुर और उनके जो साले होते हैं उनके दिल पर गहरा असर करती है, और ये लोग सब जंगल से शिकार करने की जिद को, शिकार करने के इरादे को छोड़ करके वापस घर की तरफ लौट आते हैं। बातों ही बातों में वो इन्हें शिकार करने की खराबियां बताता है, खराबियों खराबियां के बारे में बताता है। इसकी बातें सुनकर ससुर और साले घर लौट आते हैं। गजेंद्र दिल ही दिल में सोचता है कि जान छूट जाने पर खुदा का शुक्र अदा करता है। गजेंद्र सिंह जो है दिल ही दिल में शिकार से जान छूट जाने पर खुदा का शुक्र अदा करता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर गजेंद्र सिंह की जान इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। अगले दिन होली दहन है। अगले दिन कौन से त्योहार का इस किस्सा में जिक्र किया गया है? होली दहन का जिक्र किया गया है। होली दहन पर गांव में पटाखे छोड़ने, ज्यादा आवाज, ज्यादा तेज आतिशबाजी करने का मुकाबला के तौर पर, प्रदर्शनी के तौर पर पटाखे छोड़े जाते थे। तो होली दहन के दिन, होली दहन पर गांव वाले बड़े बड़े पटाखे जलाते हैं और एक दूसरे को मुकाबले के तौर पर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। तो बड़े बड़े पटाखे जलाते हैं जिनके धमाके की आवाज बड़ी शदीद, बहुत तेज होती है। पटाखों की आवाज से गजेंद्र सिंह को बहुत डर लगता है। और किन किन चीजों से इनको डर लगता था? घुड़सवारी से, शिकार से और पटाखों की आवाज से। तो पटाखों की आवाज से गजेंद्र सिंह को बहुत डर लगता था। दो पटाखों तक तो ये उस आवाज को बर्दाश्त करते रहे, सहन करते रहे, मगर तीसरे पटाखे का शोर इनके बर्दाश्त से बाहर हो गया और ये डर कर भाग खड़े हुए, यानी पटाखों के मैदान से भागकर घर आ गए और घर आकर ही दम लिया। गांव और ससुराल वाले घबरा कर घर आते हैं और उनकी मिजाज पुरसी करते हैं कि भाई आपको क्या हुआ, एकदम से आपकी तबीयत को क्या हुआ, आप मैदान छोड़ करके क्यों वहां से भाग गए? तो यहाँ पर भी एक बेहतरीन बहाना बनाते हैं और बहाने की आड़ लेकर के अपने डर को लोगों को महसूस नहीं होने देते और किसी बहाना बना करके इस बात को भी टाल देते हैं। तो ये फिजूल खर्ची, देखिए यहाँ पर कितना जबरदस्त इन्होंने बहाना बनाया है गजेंद्र सिंह ने। तो वो कहते हैं कि भागने की जब इनसे वजह पूछी जाती है तो वो बताते हैं कि ये तो फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची न करने की कसम खा रखी है। वो बताते हैं कि हमने फिजूल खर्ची न करने की कसम खा रखी है, इसलिए जब जमीर ने ज्यादा की मलामत की तो हम भाग गए, यानी मैं भाग खड़ा हुआ। फिजूल खर्ची का बहाना बनाते हैं कि इस तरह से पटाखे जला करके फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और जब मेरे दिल में इसकी बहुत ज्यादा मलामत हुई तो मैं उस मैदान को छोड़ करके घर की तरफ आ गया। अगला मजेदार किस्सा इस तरह से है कि रात को श्यामा और गजेंद्र, श्यामा कौन है? श्यामा गजेंद्र की बीवी, और गजेंद्र कौन है? ये एक राजपूत इंसान है, लेकिन इसकी कद काठी से ये बिल्कुल भी राजपूत नहीं लगता है। तो रात को श्यामा और गजेंद्र जिस कमरे में सोते हैं वहां अचानक चोर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? चोर आ जाते हैं और दरवाजा पीटने लगते हैं। हालांकि चोर कभी भी दरवाजा नहीं पीटते हैं, इसका असल जो किस्सा है हमको बाद में पता चलेगा कि ये दरवाजा क्यों पीट रहे थे। गजेंद्र घबरा जाता है और श्यामा से कहता है कि अपने गहने उतार कर छुपा लो। गजेंद्र अपनी बीवी श्यामा को कहता है कि अपने सारे गहने जो तुमने पहन रखे हैं या यहाँ रखे हुए हैं उन सबको उतार लो, हटा लो और उन सबको छुपा दो, क्योंकि घर में कौन आ गए हैं? चोर या लुटेरे आ गए हैं।
आंखें बंद करके चुपचाप पड़ी रहो, चोरों को जो ले जाना होगा ले जाएंगे, क्योंकि जान सामान से ज्यादा कीमती है। गजेंद्र सिंह का ऐसा मानना था। डर की वजह से गजेंद्र सिंह उन चोरों का मुकाबला नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी को भी कहा कि चोरों को जो ले जाना हो वो ले जाने दो, क्योंकि जान सामान से ज्यादा कीमती है। और अपनी बीवी को चुपचाप पड़ी रहने यानी सोए रहने यानी नींद का बहाना करने की हिदायत दी। चोर कमरे में घुस आते हैं और श्यामा से गहने उतारने को कहते हैं, मगर वो गहने मगर वो गहने नहीं उतारती। गजेंद्र भी श्यामा को समझाते हैं कि गहने उतारकर चोरों को या डाकुओं को दे दिए जाए, मगर वो गहने नहीं उतारती। चोर धमकाते हैं कि नहीं उतारे अगर तू गहने नहीं उतारेगी तो हम तेरे शोहर को उठा ले जाएंगे। क्या धमकी देते हैं कि अगर तू गहने नहीं उतारेगी तो हम तेरे शोहर को उठा करके ले जाएंगे। चोर गजेंद्र को एक चादर में लपेटकर उठाने की कोशिश करते हैं। श्यामा उन्हें रोककर कहती है कि तुम मेरे शोहर को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। श्यामा चोरों को कहती है कि मेरे शोहर को गजेंद्र सिंह को छोड़ दिया जाए, बल्कि इनकी बजाय मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चोर जो हैं वो श्यामा को ले जाते हैं। गजेंद्र कोई मजामत नहीं करता, यानी उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि गजेंद्र की खुद की जान हलक में अटकी हुई होती है। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा होता है। हवास आने और घबराहट कम होने पर गजेंद्र श्यामा को ढूंढना शुरू करता है और घर वालों को जगाता है और घर के चारों तरफ श्यामा को यानी अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक श्यामा की सहेलियां हंसती हुई कमरे में दाखिल होती है। गजेंद्र श्यामा की सहेलियों के हंसता हुआ चेहरा देखकर समझ जाता है, और हंसता हुआ चेहरा देखकर साथ ही साथ उन्होंने जो चोरों का जो गेटअप जो मेकअप बना रखा था उनको देख करके समझ जाता है कि उसके साथ में फिर कोई नया मजाक किया गया है। देखकर सारा माजरा समझ जाता है कि उसे उल्लू बेवकूफ बनाया गया है, और श्यामा भी इस मजाक में बराबर की शरीक है। श्यामा की सहेलियां गजेंद्र का मजाक उड़ाती है कि वो डरपोक है और उसे चोरों का मुकाबला करने की बजाय अपनी जान बचाने की खातिर बीवी को उसके साथ जाने दिया। लेकिन यहाँ पर भी गजेंद्र सिंह ही बाजी मार लेते हैं, और वो फिर से ऐसी तरकीब बताते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि जिससे फिर से उसी की जीत हो जाती है, उसको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। गजेंद्र फौरन बात बनाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी इस योजना का तरकीब का पहले से पता था, इसलिए मैं पूरे मजाक में खामोश रहा, तुम्हें क्योंकि अगर मैं तुमसे लड़ता या शोर मचाता या तुमसे मुकाबला करने की कोशिश करता तो तुम्हारा सारा प्लान या अगर मैं पहले ही तुमको इस सब से आगाह कर देता तो तुम्हारा सारा प्लान जो है चौपट हो जाता। प्लान पहले से पता था, इसलिए पूरे मजाक में खामोश रहा, क्योंकि अगर मैं तुमसे लड़ता और तुम्हारी मूछें उखाड़ देता तो तुम्हारा सारा जो मजा है वो खराब हो जाता, पूरा प्लान चौपट हो जाता। सभी लड़कियां हैरत से गजेंद्र सिंह का मुंह ताकने लगती है कि इस बार भी इसने यहाँ पर बाजी मार ली। इस तरह गजेंद्र सिंह अपने डर और कायरता को छुपाने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये किस्सा पूरा हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले नए किस्से की तरफ, जिसका नाम है इंसाफ की पुलिस। ये भी मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात का एक अहम अफसाना है। अब हम इसके किरदार देख लेते हैं। किरदारों में पहला जो किरदार आ रहा है उसका नाम है सेठ नानक चंद। सेठ नानक चंद इस अफसाने का अहम और मरकजी किरदार है, और इनकी बीवी है सेठ की बीवी, जिसका नाम है केसर। सेठ की बीवी का नाम होता है केसर। इसके अलावा जो और किरदार हैं वो हैं डाकू। एक बार किस्सा समझ लेते हैं। किस्सा कुछ इस तरह से है। सेठ नानक चंद ने सूद के जरिए गरीबों का खून चूसकर बहुत सी दौलत जमा कर रखी थी। सेठ जो नानक चंद है उन्होंने गांव के गरीब लोगों को बहला फुसला कर सूद के जरिए गरीबों का खून चूस करके बहुत सारी दौलत इकट्ठा जमा कर ली थी। दौलत से सेठ जी को बहुत मोहब्बत थी।
सेठ जी मोह माया में पड़े हुए थे, इनको बहुत ज्यादा पैसों और दौलत से लगाव था, मोहब्बत थी। सेठ जी एक बड़े मजहबी इंसान भी थे, हालांकि इनको दौलत से मोहब्बत थी, फिर भी ये बड़े मजहबी और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। इसलिए मंदिर जाना, कथाएं करवाना, ब्राह्मण भोज करवाना इनका पसंदीदा शगल था। यानी दौलत की चाहत तो रखते थे, साथ ही साथ एक धार्मिक किस्म के भी इंसान थे। इसलिए मंदिर जाना, कथाएं करवाना, ब्राह्मणों को भोज करवाना, इनकी दावत करना, इस ये सब चीजें इनका पसंदीदा काम था, पसंदीदा शक्ल था। अब आगे देख लेते हैं। ये गांव में एक मुसाफिर खाना भी बनवाना चाहते थे। कौन बनवाना चाहते थे? सेठ नानक चंद। ये गांव में एक मुसाफिर खाना बनवाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने एक गरीब किसान की जमीन भी हड़प ली है, हथिया ली। यानी एक तरफ तो ये अपने आप को धार्मिक होने का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ गरीबों का, मजदूरों और किसानों की जमीनें हड़पते हैं, सूद के नाम पर उनका खून चूसते हैं। पिछले कुछ दिनों से सेठ जी को डाकू मुसलसल खत लिखकर 25,000 रुपए की मांग कर रहे थे। यहाँ पर हमको गौर करना है और इस पर स्टार लगाना है कि जो डाकू सेठ जी को परेशान कर रहे थे, इनसे एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे थे, वो उस पैसे की रकम कितनी थी? वो 25,000 रुपए थी। वो लगातार इनको खत लिखते और 25,000 रुपए, क्योंकि पहले पहले के ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विकास नहीं था, तो फ़ोन, टेलीफोन इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो एक दूसरे को खत लिख करके धमकाया जाता था। तो एक खत के ज़रिए से इनसे एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे थे कि 25,000 रुपए की मांग कर रहे थे। सेठ अपनी बीवी से कहता है, 25,000 रुपए की मांग सुनने के बाद सेठ अपनी बीवी से कहता है, सेठ जी अपनी बीवी से कहते हैं कि जब हम सालाना टैक्स के तौर पर 5,000 रुपए, कितने रुपए? सालाना टैक्स के तौर पर 5,000 रुपए सरकार को देते हैं, तो फिर हमारी और हमारे माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सरकार की है। दो चीजें हमको यहाँ पर याद रखनी है। एक तो जो डाकू हैं वो सेठ जी से 25,000 रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे थे। इसके अलावा सेठ जी अपनी बीवी को कहते हैं कि हम सालाना कितना टैक्स भरते हैं? तो 5,000 रुपए का टैक्स भरते हैं। इसलिए हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सरकार की होनी चाहिए। लिहाजा हमें पुलिस को इत्तला करना चाहिए। कैसर जो इनकी बीवी है, उसका मशवरा है कि पुलिस तो हमेशा वारदात के बाद आती है। यानी पुरानी फिल्मों में जैसा कि हमने देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ होगा, या अब भी यही है, पुलिस वालों का जो मामूल है वो यही है कि जब वारदात घटना का अंजाम घटना जब अपने अंजाम पर पहुंच जाती है या वो घटना हो चुकी होती है, उसके बाद पुलिस वाले तफ्तीश के लिए आते हैं। तो यही बात इसकी बीवी ने इसको समझाने की कोशिश की है कि पुलिस वाले तो हमेशा वारदात या इंसिडेंट होने के बाद आते हैं, आई है, इसलिए हमें घर बंद करके कुछ दिनों के लिए तीरथ पर चलना चाहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है ये इस किस्से का कि इसकी बीवी इसको मकान बंद करके, घर बंद करके कहाँ जाने की हिदायत, मशवरा देती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तीरथ जाने की हिदायत देती है, मशवरा देती है। अगले दिन कुछ कांस्टेबल, क्योंकि इन्होंने क्योंकि सेठ जी का मशवरा था कि हमको पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग टैक्स अदा करते हैं, तो हमारी हिफाजत की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है और सरकार को हमें पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया करवाना चाहिए। इस वजह से अगले दिन कुछ कांस्टेबल सेठ के घर आते हैं और बताते हैं कि हमें दारोगा, यानी उस इलाके के दारोगा साहब ने भेजा है और कहा है कि आजकल गांव में डाकुओं का खतरा बढ़ गया है, इसलिए आप अपना कीमती सामान इकट्ठा करके थाने में जमा करवा दीजिए। कांस्टेबल क्या कहते हैं कि दरोगा साहब ने ये हिदायत दी है कि गांव में आजकल डाकुओं का कहर ज्यादा हो गया है, इसलिए आप अपना कीमती सामान इकट्ठा करके एक थैले में भर के थाने में जमा करवा दें ताकि हम इसकी हिफाजत कर सकें। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कांस्टेबल कह रहे हैं, ताकि हम इसकी हिफाजत कर सकें और बदले में हमारे साथ चल कर। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सामान हमारे पास जमा करवा दीजिए और हमारे साथ चल करके दारोगा जी से सामान की रसीद भी ले लीजिए।
ले लें, खतरा टल जाने पर रसीद दिखाकर अपना माल वापस हासिल कर लेना। कुछ देर सोचने के बाद सेठ जी को यही तजवीज़ अच्छी लगी, यही मशवरा अच्छा लगा कि हाँ, ये तरकीब ठीक रहेगी, क्योंकि मुझे भी इन दिनों डाकुओं का बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। क्योंकि इन्होंने भी अपने मन में यही सोच रखा था कि मुझे हिफाज़त के लिए पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, और इत्तला करने के बाद कांस्टेबल जो है खुद घर पर चलकर इनके आते हैं और इनसे सारा सामान थाने में रखवाने की बात कहते हैं। इस पर सेठ जी राज़ी हो जाते हैं और अपना सारा सामान इनको देकर इनके साथ रसीद लेने के लिए थाने की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर सोचने और फिर कोई रास्ता समझ में न आने पर सेठ जी तैयार हो जाते हैं और अपना सारा कीमती माल निकाल निकाल कर कांस्टेबलों को देते हैं। कांस्टेबल सारा माल अपने साथ लाई हुई गाड़ी में भरकर और सेठ सेठानी को बैठाकर निकल पड़ते हैं। किस तरफ? थाने की तरफ। लेकिन ये हमको बाद में ये समझ में आएगा कि ये जो कांस्टेबल हैं, ये असल में ये लोग कौन है और ये सारा माल कहाँ पर ले जाया जा रहा है। रास्ते में एक कांस्टेबल सेठ जी से पूछता है कि आपने इतने कम वक्त में इतना सारा माल कैसे जमा किया? तो वो कहता है कि ये सब तो मैंने अपनी काबिलियत और मेहनत से कमाया। ये सारा माल मैंने अपनी मेहनत ये सब तो मैंने अपनी काबिलियत और मेहनत से कमाई है। यानी ये सब मैंने अपनी मेहनत, काबिलियत और लगन से ये सारा माल और ये दौलत कमाया है। जब इस गांव में आया था तो मेरे पास सिर्फ 3 रुपए थे। ये भी हमको याद रखना है कि जब सेठ जी इस गांव में आए थे तो उनके पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए थे। इसी के साथ अब हम आगे देख लेते हैं। और आज देखो कितना माल है, मगर मुझे इस माल दौलत से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। सेठ जी उन कांस्टेबल, उन पुलिस वालों के सामने अपने आप को बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इस माल से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, ये सब मोह माया है। मैं जब आया था तो मेरे पास 3 रुपए थे और ये सब मेरी मेहनत और काबिलियत से मैंने कमाया है। ये सब तो मोह माया है। सेठ जी क्या कहते हैं कि ये सब मोह माया है, इंसान को इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गांव से काफी दूर निकल जाने पर अचानक गाड़ी रोक दी जाती है। एक कांस्टेबल सेठ और सेठानी को नीचे उतार देते हैं और सेठ जी के हाथ में 3 रुपए, कितने रुपए? सेठ जी के हाथ में 3 रुपए देकर कहता है कि तुम 3 रुपए लेकर गांव में आए थे और तुमने अपनी मेहनत और 3 रुपए लेकर गांव में आए थे और अपनी मेहनत और काबिलियत से दौलत कमाई है। तो ये 3 रुपए लो और दोबारा मेहनत करके दौलत कमाओ। ये बात सुनते ही सेठ और सेठानी को समझ में आ जाता है कि ये लोग फर्जी पुलिस वाले हैं और पुलिस के भेष में डाकू हैं। डाकू हैं जो पुलिस का भेष बना करके इनको लूटने के लिए आए हैं और अपनी तरकीब में कामयाब भी हो गए हैं। दौलत तो तुमने गरीबों का खून चूस कर इकट्ठी की थी। डाकू कहते हैं जो कांस्टेबल के भेष में आए थे कि दौलत तो तुमने गरीबों का खून चूस कर इकट्ठा की थी, इसलिए ये हम ले जा रहे हैं। गरीबों की अमानत है, आज हम तुम्हें इस मोह माया से आज़ाद कर रहे हैं। डाकू क्या कह रहे हैं कि आज तुम दौलत और माल को जो मोह माया बता रहे हो, तो हम तुमको इससे आज़ाद कर देते हैं और इनको 3 रुपए हाथ में पकड़ा करके चले जाते हैं। अब सेठ को समझ में आया कि वो डाकुओं के चंगल में फंसकर लुट चुका है। सेठ कहता है कि तुम नकली पुलिस हो। सेठ उन डाकुओं से कहता है कि तुम नकली पुलिस हो। तो एक कांस्टेबल या एक डाकू उनमें से निकल करके आता है और जवाब देता है कि नहीं सेठ जी, हम इंसाफ की पुलिस है। क्या जवाब देता है कि हम नकली पुलिस नहीं है, हम लोग इंसाफ की पुलिस है। और हम लोगों ने आपके साथ और गांव वालों के साथ, आपने जो गांव वालों के साथ नाइंसाफी की है, उनका जो खून चूस करके ये दौलत इकट्ठा की है सूद के तौर पर, हम इसको वापस ले जा रहे हैं और गांव वालों को दे देंगे। और आप जो अपने साथ में 3 रुपया लेकर के आए थे, हम आपको वापस वही 3 रुपया लौटा रहे हैं। और अगर आप में इतनी ही काबिलियत और मेहनत करने का दम है तो आप फिर से इस दौलत को अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर कमा लीजिए। इसी के साथ ये किस्सा भी खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की तरफ, अगले अफसाने की तरफ, जिसका नाम होने वाला है गम निदारी। ये एक फारसी लफ्ज है।
गमनिदारी एक फारसी लफ्ज है जिसको मुंशी प्रेमचंद ने अफसाने के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके अहम किरदारों में हम देख लेते हैं कि मुसन्निफ खुद इसके सबसे अहम किरदार हैं। इसके अलावा इनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है चड्ढा साहब। दोस्त का नाम क्या है? चड्ढा साहब। एक बकरी भी इस अफसाने का अहम किरदार है। दूसरा एक चरवाहा है जिससे ये बकरी की खरीदो फरोख्त करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका असल किस्सा क्या है। असल किस्सा कुछ इस तरह से है कि जो है बाजार में मिलने वाले मुसन्निफ बाजार में मिलने वाले पतले और मिलावटी दूध से परेशान। किससे परेशान है भाई? पतले और मिलावटी दूध से मुसन्निफ परेशान है, क्योंकि इस दूध की वजह से उसका छोटा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है। जो बाजार का दूध पतला और मिलावटी आता है, इस मिलावटी दूध की वजह से इनका छोटा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है। इस मसला को हल करने के लिए मुसन्निफ अपने दोस्त चड्ढा के साथ मिलकर के एक गाय खरीद लेते हैं। अपने दोस्त जिसका नाम होता है चड्ढा साहब। दोस्त का नाम क्या है? चड्ढा। चड्ढा साहब। इनके साथ मिलकर के ये एक गाय खरीद लेते हैं और ये तय करते हैं कि गाय चड्ढा के घर बंधेगी। क्या तय किया जाता है कि गाय किसके वहां रहेगी? तो गाय चड्ढा साहब के घर रहेगी, ताकि मुसन्निफ अपने मन ही मन में सोचता है कि गाय चड्ढा साहब के घर रह जाएगी ताकि मुझे इसके गोबर की बदबू से छुटकारा मिला रहेगा, ताकि मुसन्निफ का घर गोबर की बदबू से महफूज रहे और इसके बदले में गोबर पर चड्ढा का हक रहेगा। क्योंकि गाय चड्ढा साहब के घर पर रहेगी, बंधी रहेगी, तो गोबर पर किसका हक होगा? चड्ढा साहब का। जबकि दूध पर दोनों दोस्तों का बराबर का हक होगा और गाय को पालने में जो खर्च आएगा उसमें भी दोनों की बराबर हिस्सेदारी रहेगी। आगे देख लेते हैं। गाय का खर्च दोनों आधा आधा उठाएंगे, यानी खर्च दोनों आधा आधा उठाएंगे। सिर्फ गोबर पर किसका हक होगा? तो गोबर गोबर पर चड्ढा साहब का हक होगा। और खर्च कौन उठाएंगे? तो खर्च दोनों मिलकर के उठाएंगे और दूध भी दोनों को आधा आधा मिलेगा। यहाँ तक हमने समझ लिया है कि मुसन्निफ का बच्चा जो बाजार से मिलने वाले नकली मिलावटी दूध की वजह से बार बार बीमार हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए मुसन्निफ और इनके दोस्त के साथ मिलकर के ये प्लान बनाते हैं। इनके दोस्त का नाम है चड्ढा साहब। तो चड्ढा के साथ मिलकर के ये प्लान बनाते हैं और एक गाय खरीदते हैं। उस गाय के मुतालिक ये तय होता है कि गाय चड्ढा साहब के घर पर रहेगी, ताकि मुसन्निफ जो है बदबू से उसका घर महफूज रहे। गाय को पालने में जो खर्च आएगा और गाय के दूध, इस पर इन दोनों की बराबर हिस्सेदारी रहेगी। जबकि गाय का जो गोबर होगा उस पर चड्ढा साहब का हक रहेगा। आगे देख लेते हैं। गाय का खर्च दोनों आधा आधा उठाएंगे और दूध भी दोनों को आधा आधा मिलेगा। कुछ दिनों तक तो दूध बड़ा अच्छा आता रहा, मगर बाद में फिर वही पतला और खराब दूध आने लगा। यानी इनके जो दोस्त थे चड्ढा, वो इनको खराब और पतला दूध देने लगे। शुरू शुरू में तो कुछ दिनों तक इनको अच्छा दूध मिलता रहा, लेकिन बाद में इनको वही उसी प्रॉब्लम का फिर से सामना करना पड़ा। अब ये अपने दोस्त को कुछ कह भी नहीं सकते थे। मुसन्निफ परेशान तो होता है, मगर दोस्ती की वजह से चड्ढा को कुछ कह नहीं सकता, इसलिए खून के घूंट पीकर खामोश रहता है। कुछ अरसा बाद चड्ढा का ट्रांसफर हो जाता है, यानी इनके दोस्त जो चड्ढा साहब है उनका तबादला हो जाता है। उनका तबादला दूसरे शहर में हो जाता है। दूसरे शहर में हो जाने की वजह से गाय को बेच दिया जाता है, क्योंकि मुसन्निफ गाय को अपने घर में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि ये अपने घर को गाय के गोबर की बदबू से महफूज रखना चाहते हैं। अब फिर दूध की मुसीबत शुरू हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि फिर से मुसन्निफ इस दूध की परेशानी को दूर करने के लिए एक और तरकीब अपनाते हैं। वो तरकीब क्या है? एक दिन एक ब्राह्मण मुसन्निफ को बकरी के दूध की अहमियत बताता है। ये अहमियत कौन बता रहे हैं? एक ब्राह्मण बता रहा है। और किसके दूध की? तो बकरी के दूध की अहमियत बता रहा है। तो एक ब्राह्मण इनको ये तरकीब बताता है और एक बकरी के बारे में भी बताता है कि जो रोजाना 2.5 सेर दूध देती है। ब्राह्मण जिस बकरी
के बारे में बताता है। वो बकरी कितना दूध देती है, वो रोजाना 2.5 सेर दूध देती है। ब्राह्मण के मशवरे पर मुसन्निफ इस बकरी को खरीद लेता है और कुछ ही दिन गुजरते हैं कि बकरी का दूध भी कम हो जाता है। शुरू में तो ये 2.5 सेर दूध देती है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद इसका दूध भी कम हो जाता है, कम होने लगता है और फिर 1 सेर रोज रह जाता है। पहले एक दिन का 2.5 सेर हुआ करता था, बाद में कम होते होते 1 सेर एक दिन का रह जाता है। ब्राह्मण मुसन्निफ को बताता है कि बकरी को खुले मैदान में चराया जाए। अगर बकरी के दूध को फिर से 2.5 सेर तक ले जाना है, यानी अच्छी मिकदार में दूध चाहिए, तो इसको खुले मैदान में चराया जाए, तो दूध में इजाफा होगा। बकरी को चराने की गर्ज से मुसन्निफ शहर से दूर खुले मैदान के करीब एक मकान भी किराए पर ले लेता है। मुसन्निफ क्या करता है कि एक ब्राह्मण के सुझाई तरकीब के हिसाब से शहर के बाहर खुले मैदान के करीब एक मकान किराए पर ले लेता है और रोजाना शाम को बकरी को चराने के लिए बाहर ले जाता है। देखिए, ये भी एक मजेदार किस्सा होने वाला है। जैसे पहले वाला किस्सा था, ये सारे किस्से अब लगातार मजेदार ही चल रहे हैं। चराने के घर से बाहर ले जाता है। एक दिन मुसन्निफ बकरी को चराने के लिए ले जाता है और उसकी आंख लग जाती है। बकरी मौका का फायदा उठाकर पड़ोसी के गोभी के खेत में, कौन से खेत में, गोभी के खेत में घुस जाती है। शाम को खेत का मालिक और उसकी बीवी मुसन्निफ के घर आकर इससे झगड़ा करते हैं और मुसन्निफ के साथ भी बदतमीजी करते हैं। मुसन्निफ अपनी बेइज्जती पर बहुत शर्मिंदा होता है और अगले दिन बकरी को बाहर चराने नहीं ले जाता, तो बकरी चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा लेती है। मुसन्निफ, क्योंकि एक दिन पहले मुसन्निफ की बहुत बेइज्जती हो गई होती है कि ये खेत में घुस करके बहुत सारा खेत वालों का नुकसान कर देती है, तो मुसन्निफ अब ये इरादा करता है कि वो बकरी को घर से बाहर नहीं लेकर के जाएगा। लेकिन बकरी की आदत बाहर घूमने की हो गई होती है, तो वो चिल्ला चिल्ला कर मैं करके सारे घर को सिर पर उठा लेती है। मजबूर होकर मुसन्निफ को उसे बाहर ले जाना पड़ता है। एक दिन मुसन्निफ बकरी को एक बाग के पास चराने ले जाते हैं, तो उन्हें गूलर का दरख्त नजर आता है। कौन सा दरख्त? गूलर का दरख्त इनको नजर आता है। मुसन्निफ गूलर के दरख्त पर चढ़कर उसकी पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता है ताकि बकरी ये पत्तियां खा खा सके, मगर अचानक इनका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरते हैं। इससे मुसन्निफ को कई चोटें आती है और वो चोटिल हो जाता है। मुसन्निफ के जहन में एक तरकीब आती है कि अगर गूलर के पेड़ की पत्तियां तोड़कर घर ले जाऊं, तो कई दिन तक उसे बाग में बकरी को चराने लेकर के आने का झंझट से छुटकारा मिल सकता है, आजादी मिल जाएगी। इसलिए वो वापस पेड़ पर चढ़कर खूब सारी पत्तियां तोड़ते हैं और इनका गट्ठर बनाकर घर की तरफ चलते हैं। लेकिन रास्ते में इत्तेफाक से बाग का मालिक मिल जाता है। गुलर की पत्तियां तोड़ करके उनका गट्ठर बना करके अपने घर की तरफ चलते हैं, लेकिन रास्ते में कौन मिल जाता है? उस बाग का मालिक मिल जाता है और मुसन्निफ को सर पर गट्ठर लिए देखता है। मुसन्निफ शर्म से पानी पानी हो जाता है और मुसन्निफ ये इरादा करता है कि आज के बाद वो इस बकरी को चराने के लिए बाहर नहीं लेकर के आएगा। मुसन्निफ रोज रोज की बकरी चराने की ड्यूटी और पड़ोसियों की शिकायतों और चोटों और अपनी बेइज्जती से इतना परेशान हो जाता है कि अपनी बकरी एक चरवाहे को महाना 1 रुपया, किसको सौंपता है? एक चरवाहे को सौंपता है, जिसको कितने रुपए महाना के तौर पर तय किए जाते हैं, तो 1 रुपया महाना के तौर पर तय करते हुए उस चरवाहे को सौंप देता है, को चराने के लिए दे देता है। गडेरिया रोज शाम को दूध दे जाता है। कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद वो जो चरवाहा है वो भी दूध लाना बंद कर देता है। एक अरसा बाद चरवाहा वापस आता है और मुसन्निफ की बकरी उसे लौटाता है, मगर इस बार बकरी के साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। चरवाहा जब कुछ दिनों बाद मुसन्निफ के घर आता है बकरी लौटाने, तो उसके साथ और कौन होते हैं? तो उस बकरी के दो छोटे बच्चे भी होते हैं। मुसन्निफ 3 बकरियां देखकर घबरा जाता है कि एक बकरी कोई
एक बकरी से ही जान छुड़ाना मुसन्निफ के लिए मुश्किल हो गया था, तो अब ये इन 3 बकरियों को, एक बकरी और 2 बच्चों को कैसे संभालेगा। तो चरवाहे को 1 रुपया देकर कहता है कि इन्हें तुम ले जाओ और अब दूध लाने की भी जरूरत नहीं है, यानी मेरी तरफ से 1 रुपया भी ले लो और अब से ये बकरियां और बकरियों के बच्चे भी तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसी के साथ ये किस्सा खत्म होता है। अब हम यहाँ से अगले किस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मुफ्त करम दानिश, मुफ्त करम दाश्तन। किस्से का नाम क्या है? मुफ्त करम दाश्तन। ये भी एक फारसी अल्फाज हैं, फारसी जबान से लिए गए हैं। अब हम इसके किरदारों को देख लेते हैं। मुफ्त करम दाश्तन किरदार इस तरह से हैं कि यहाँ पर भी जो अहम किरदार है, मरकजी किरदार है, वो मुसन्निफ खुद है और एक कलेक्टर हैं, एक मोहम्मद खलील है और एक बलदेव सिंह। बलदेव सिंह मुसन्निफ के साथ बचपन के इनके क्लासमेट रहे हुए होते हैं और एक और किरदार है जिसका नाम है मोहम्मद खलील। अब हम इसके असल किस्से को देख लेते हैं। मुसन्निफ जो है एक मशहूर अदीब है और काफ़ी मकबूल और मारूफ अदीब है, जिसकी वजह से एक बार कलेक्टर साहब इसको अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं। जिस शहर में मुसन्निफ रहता है वहाँ एक कलेक्टर है। कलेक्टर एक दिन मुसन्निफ को मुलाकात के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। इस मुलाकात के बाद मुसन्निफ के अजीज व कारिब में ये बात बड़ी मशहूर हो जाती है कि कलेक्टर से इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। किनके? मुसन्निफ के कलेक्टर के साथ जो है बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। लिहाजा बहुत से लोग अपना काम करवाने की गर्ज से, अपना काम करवाने के लिए मुसन्निफ से कलेक्टर के हुजूर सिफारिश करने की गुजारिश करते हैं। यानी मुसन्निफ के पास आते हैं कि वो, क्योंकि कलेक्टर के दोस्त हैं, उनके साथ अच्छा गहरा ताल्लुकात है, तो वो लोग मुसन्निफ से सिफारिश करवाने के लिए आते हैं और अपना काम निकलवाने की गर्ज करते हैं। मुसन्निफ अपने मिजाज के बरखिलाफ होने की वजह से ऐसा नहीं करता और मुसन्निफ सभी लोगों को मना कर देता है कि मैं किसी की सिफारिश नहीं करने वाला हूँ। इसलिए लोग उसे बेमुरवत और अक्खड़ कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? उसको बेमुरवत और अक्खड़ भी कहने लगते हैं। एक दिन बलदेव, जो उनके बचपन में उन्हीं की क्लास में पढ़ा करता था। बलदेव कौन है? बलदेव मुसन्निफ का क्लासमेट है, जो बचपन में उन्हीं की क्लास में पढ़ा करता था। उनके पास आता है और कहता है कि दुश्मनी की वजह से उनके पहलवान बेटे, यानी इनका बेटा कौन है? एक पहलवान है, कि दुश्मनी की वजह से इनके पहलवान बेटे को दरोगा ने, जो पुलिस में है, डकैती के झूठे केस में फंसा दिया है। अब तुमसे गुजारिश है कि कलेक्टर से सिफारिश क्या किया जाए? कलेक्टर से सिफारिश करके उसे छुड़वा दो, वरना उसकी बीवी और माँ रो रो कर मर जाएगी। बलदेव के बहुत इसरार करने पर वो इससे पीछा छुड़ाने की खातिर कलेक्टर से सिफारिश करने का झूठा वादा, यहाँ पर हमको याद रखना है कि इसने कलेक्टर से कोई सिफारिश नहीं की थी। कलेक्टर से सिफारिश का केवल झूठा वादा करके अपनी जान बलदेव से छुड़ाई थी। झूठा वादा कर लेता है और इस वाकया को भी भूल जाता है। कुछ दिनों बाद झूठा वादा करके वो इस बात को, इसके बाद ये बात इसके दिमाग से बिल्कुल निकल जाती है। वो इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि इसने बलदेव सिंह से कोई झूठा वादा किया है। कुछ दिनों बाद बलदेव अपने बेटे समेत मुसन्निफ के घर आता है, यानी अपने बेटे को लेकर के मुसन्निफ के घर आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा छूट गया, जबकि मुसन्निफ ने इसके बेटे के लिए कोई भी सिफारिश नहीं की होती है। ये अपने आप ही किसी सरकारी प्रोसेस की वजह से इसका बेटा छूट जाता है, उसको जमानत मिल जाती है। बलदेव गांव से उसके लिए बहुत सी चीजें भी लाता है। मुसन्निफ खामोशी से तमाम तोहफे रख लेता है, क्योंकि ना तो वो ये कहना चाहता है कि उसका कलेक्टर के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही वो इन तो गांव से लाए हुए तोहफों को छोड़ना चाहता है। बलदेव गांव से इसके लिए बहुत सी चीजें भी लाता है। मुसन्निफ खामोशी से तमाम तोहफे रख लेता है, क्योंकि वो ये जाहिर नहीं करना चाहता कि उसने इसके बेटे के लिए कोई सिफारिश कलेक्टर से नहीं की है। मगर मुफ्त का माल भी माल छोड़ना भी तबीयत ने गुजार ने गवारा नहीं किया। वो इस माल को भी, जो मुफ्त का माल गिफ्ट के तौर पर उसके पास आया है, इसको भी छोड़ना उसकी तबीयत गवारा नहीं करती है। तो इस तरह से इस किस्सा का भी यहाँ पर खात्मा होता है। अब हम
मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूआ वारदात का लास्ट और सबसे अहम किस्सा लेने वाले हैं। सबसे अहम तो नहीं कहा जा सकता, पर ये है कि ये एक अहम किस्सा जरूर है इसका। इसका नाम है कातिल की माँ। इस किस्से का नाम है कातिल की माँ, और ये किस्सा उस वक्त लिखा गया जब हिंदुस्तान में जंग आज़ादी, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के जो नौजवान हैं वो जंग आज़ादी की जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे थे, इनसे लड़ाई कर रहे थे, इनसे भिड़ंत चल रही थी। इसके अहम किरदारों में इस तरह से हैं, जो सबसे पहला नाम है वह है रामेश्वरी। इन्हीं को कातिल की माँ कहा गया है। कातिल की माँ का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा रामेश्वरी। इसके बेटे का नाम है विनोद। रामेश्वरी के बेटे का नाम क्या है, विनोद। ये रामेश्वरी का बेटा है। यहाँ पर ये जंग आज़ादी का जमाना इस किस्सा में, इस अफसाना में हमको दिखाया गया है। अब एक बार इसका असल किस्सा देख लेते हैं। रामेश्वरी एक बार ख्वाब में बेटे को अंग्रेज अफसर का कत्ल करके भागते हुए और जुर्म में दूसरों को पकड़े जाते देखती है। रामेश्वरी ख्वाब देखती है जिसमें वो देखती है कि उसका बेटा एक अंग्रेज अफसर को कत्ल करके भाग गया है, लेकिन इसके इल्जाम में अंग्रेजों ने किन्हीं मासूम और बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह ये वो ख्वाब विनोद को सुनाती है और समझाती है कि ऐसा कोई काम कभी ना करना, क्योंकि हम समझते हैं कि माँ का दिल होता है, वो कभी नहीं चाहती कि उसके बेटे को जेल हो या किसी भी तरह की परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़े। हालांकि ये जो दौर है, जंग आज़ादी का दौर है, उस समय जो आज़ादी के दीवाने हिंदुस्तान के लोग थे, वो अंग्रेजों को इसी तरह से परेशान करके भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दिन, जिस दिन माँ ख्वाब देखती है, उसी दिन विनोद एक अंग्रेज अफसर का कत्ल कर देता है, उसका खून करके रात को घर लौटता है। तो माँ के डांटने पर वो घर से चला जाता है। जब माँ को ये पता चलता है कि उसका बेटा हकीकत में किसी एक अंग्रेज अफसर का कत्ल करके घर पर आ गया है, तो उसको डांटती है, खूब खरीस खोटी सुनाती है, हिदायत देती है, लेकिन माँ की बातें सुन करके वो घर से चला जाता है। माँ ममता और इंसाफ के जज्बात के बीच फंस जाती है और माँ पर एक धर्म संकट कारी हो जाता है। माँ ममता और इंसाफ के जज्बात के बीच फंस जाती है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उस खून के जुर्म में पुलिस ने 10 बेकसूर लोगों को पकड़ लिया है। उन बच्चों के माँ बाप परेशान हैं और रोते बिलखते फिर रहे हैं। मुकदमे के दिन वो अदालत पहुंचती है। जिस दिन उनको कचहरी में, कोर्ट में पेश किया जाता है, उस दिन माँ, विनोद की जो माँ होती है, वो कोर्ट में पहुंचती है, अदालत में पहुंचती है और जज को सारी हकीकत बयान करके सुना देती है, सारी हकीकत से वाकिफ करवाती है कि अंग्रेज अफसर के खून, उसके कत्ल का असली जिम्मेदार ये 10 बेकसूर लोग नहीं है, बल्कि मेरा बेटा है, जिसका नाम क्या है, विनोद। वाकिफ करवाती है कि इसके बेटे ने अंग्रेज अफसर का कत्ल किया है, इन बच्चों ने नहीं। जज इन बेकसूर लड़कों को रिहा कर देता है और लड़कों के वालिदैन और भीड़ रामेश्वरी को घेर लेती है, क्योंकि रामेश्वरी उस वक्त फेमस हो चुकी होती है कि ये कितनी मजबूत, कैसी माँ है, जो इंसाफ के लिए या बेकसूर लोगों की जान बख्शवाने के लिए, इनको इंसाफ दिलाने के लिए अपने बेटे की हकीकत ही कोर्ट में, अदालत में बयान कर रही है। तो भीड़ उसकी माँ को घेर लेती है। पुलिस विनोद को पकड़ लेती है। विनोद जो भीड़ में छुपा हुआ था, वो भीड़ चीर कर अपनी माँ के पास आता है और उसके सीने में चाकू घोंप देता है। विनोद भीड़ में से निकलकर, भीड़ को चीरते हुए, लोगों को हटाते हुए बाहर निकल के आता है और अपनी माँ के सीने में चाकू घोंप कर उसको मार डालता है। माँ वहीं दम तोड़ती है, मगर 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़क जाते हैं। इसी के साथ आज हमारी ये जो स्पेशल क्लास थी, उस क्लास में हमने मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात सीरीज को पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वारदात सीरीज में जो हम लोगों ने 13 अफसाने पढ़े हैं, वो आपको बेहद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को बधाई देता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से जो भी सवाल आएगा, चाहे इतनी मेहनत करने के बाद एक भी सवाल आए, तो आपका वो गलत नहीं
इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहे और इतने टाइम तक हम लोगों ने वारदात सीरीज को कंप्लीट किया। आप लोगों ने वारदात सीरीज को पसंद किया, इसके लिए भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और वीडियो को, इस क्लास को लाइक कीजिए और पॉजिटिव और प्यारे से कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।